हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रुति शर्मा। वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। और आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली पैरामेडिकल बच्चों के लिए हेमेटोलॉजी का टॉपिक है, जिसका नाम है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो देखिए बच्चों कि जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी में वो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे CSF हो गया, यूरिन हो गया, कोई आपके गले से जैसे स्पुटम हो गया, हृदय में जैसे आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, पेट में पेरिटोनियल होता है, लंग्स में प्लूरल फ्लूइड होता है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, बट उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और कॉमन बॉडी फ्लूइड है उसका नाम है ब्लड। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड हमारे ब्रेन से लेके हमारे पैर के अंगूठे यानी टॉप ब्रेन से लेके आपके बॉटम आपके पैर के अंगूठे यानी टो तक जो भी सर्कुलेट हो रहा है वो कौन हो रहा है? ब्लड। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा बॉडी फ्लूइड जो कि स्पेसिफाई ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे पेट का फ्लूइड है, हृदय का फ्लूइड है, लंग्स का फ्लूइड है, किडनी का फ्लूइड है, बट ब्लड तो हमारी बॉडी में सब जगह सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड एक ऐसा वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, शुद्ध अशुद्ध सारा टाइप का रक्त। तो ऑब्वियसली हमको जब भी कोई डिजीज होती है, कोई इन्फेक्शन होता है या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी होती है, तो आप देखिए कि कोई सा भी टेस्ट हो वो ब्लड के बगैर तो नहीं होता है। तो ब्लड से ही सारे टेस्ट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ब्लड एक ऐसा बॉडी फ्लूइड है जो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन, हर सेल, हर टिश्यू तक जा रहा है, जिसको कि ब्रीथ दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? आरबीसी। अब जो ये आरबीसी होती है ना, तो ये आरबीसी ही हमारे सब सेल और ऑर्गन को क्या करती है? ऑक्सीजन देती है। तो हमें यहाँ पे ब्लड का बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में आप बने रहेंगे लास्ट तक, तो आपको ब्लड के बारे में, इसकी सेल के बारे में, सेल के सारे फंक्शन के बारे में, इनके सारे डायग्राम, सब कुछ आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड डिटेल में यहाँ पर आपको जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। तो देखिए पहली स्लाइड आ गई है आपके सामने। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड में हमने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली है इसके अंदर, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कि ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों? क्योंकि हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर सेल तक जाने वाला कौन सा फ्लूइड है? ब्लड। ठीक है, तो विच सर्कुलेट कॉन्टिन्यूसली थ्रू द बॉडी। आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप बॉडी की से कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे आप सोई क्यों ना रहे, लेकिन आपका ऐसा नहीं कि ब्लड बहना बंद हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर। वो अपना काम कंटिन्यू करेगा, मतलब कि वो सर्कुलेट तो पूरी तरह से आपकी बॉडी में ऑल टाइम शुद्ध से अशुद्ध, अशुद्ध शुद्ध से, ऐसे इस तरह से ही पूरा अपना फंक्शन करता रहता है। तो सर्कुलेट पूरी बॉडी में होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्योंकि टिश्यू, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो वो बन जाता है ऑर्गेनिज्म। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं फिर ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम, और फिर वहां से बनता है एक आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनना, यानी एक ह्यूमन बॉडी की बात चल रही है। तो हम यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम मेल की बात करें तो मेल में कितना ब्लड होता है? टोटल लीटर में होता है, ये ml में नहीं होता है। तो 5 से 6 लीटर तो पाया जाता है मेल के अंदर अप्रोक्स, और एक एडल्ट फीमेल के अंदर पाया जाता है 4 to 5 लीटर, यानी 5 लीटर से ब्लड तो हमारी बॉडी के अंदर कम नहीं होता है। ठीक है, ये इसका जो नेचर होता है, अगर हम इसके एनवायरनमेंट की बात करें, इसके मीडियम की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि ये क्या है? एक तरह का एल्कलाइन क्या होता है, सब जानते हैं, यानी क्षारीय नेचर। एक होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय नेचर। तो बेसिकली हमारा ये जो होता है ब्लड, उसका नेचर कैसा होता है? पीएच के बेस पे डिपेंड करते हैं। पीएच में आपको पता ही है एच आयन होते हैं, लेकिन मैं डिटेल में पीएच को एलोबरेट नहीं करूंगी क्योंकि अभी मेरा जो फोकस है वो ब्लड टॉपिक है। तो पीएच में अगर हम देखें तो इसका नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पीएच होती है वो 7 से थोड़ी सी ऊपर होती है, 7.35 से 7.45 तक। हम आगे बात करें अगर इसके कलर की, तो देखिए कलर का जो इसमें जो कलर होता है, इसका अगर बिल्कुल ब्राइट रेड कलर होता है तो वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। और मान लीजिए बहुत ज़्यादा डार्क रेड हो जाएगा तो वो हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है,
ब्राइट रेड मतलब कि थोड़ा-सा रेड मतलब थोड़ा-सा, और बाकी डार्क रेड में तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। कभी-कभी आपको लगेगा जैसे हमारा खून काला-सा हो गया है। तो जब वो इस तरह से लगे ना आपको, तो इसमें मान लीजिए कि उस ऑक्सीजन की कमी आ गई है हमारे ब्लड में, तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और ऑक्सीजनेटेड मतलब कि उसमें O2 बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट है, तो वो अच्छा ब्लड है, यानी कि रेड कलर का ब्लड है। ठीक है? अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। तो अगली स्लाइड क्या बता रही है? फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो देखिए यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ब्लड को हम देखते हैं यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्ट फंक्शन, यानी कि इसका जो काम है, सबसे पहले ब्लड का जो पहला और इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है वो हम सबको पता होना चाहिए कि ब्लड ही एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और लाता है। अभी बताते हैं कैसे लाता है। ऑक्सीजन, अगर मैं आपको CO2 के बारे में बात करूं, तो आप सब जानते हैं कि हमारे जो लंग्स होते हैं टिश्यू तक, यानी कि हमारे लंग से लेकर टिश्यू तक कौन जा रही है? O2। अब टिश्यू में, ऑर्गन में, सेल्स में, सब के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है? मेटाबॉलिक चल रही है रिएक्शन। हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, श्वसन लेते हैं, सब कुछ होता है। जब वहाँ पे सारी एक्टिविटी होती है ना, यहाँ पे टिश्यू में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो क्या होता है, आते टाइम साथ में वहाँ से बनती है CO2। ठीक है? तो जो वो CO2 होती है ना, यहाँ से जो CO2 होती है, ये CO2 टिश्यू से कहाँ जाती है? वापस आपके लंग्स में जाती है। तो इस तरह से पहले शुद्ध O2 आपको दी जाती है आपके सेल्स ऑर्गन को, क्योंकि उनको भी ब्रीथ चाहिए। वो जब अच्छी रहेंगी तभी आपके टिश्यू अच्छे रहेंगे, टिश्यू अच्छे रहेंगे तो ऑर्गन अच्छे रहेंगे। लेकिन वहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस होती है, तो वहाँ पे जो CO2 बनती है, CO2 वापस ब्लड के थ्रू ही, RBC के थ्रू ही आपके वापस CO2 कहाँ पे जाती है? लंग्स में। तो ये चलता रहता है कि लंग से टिश्यू और टिश्यू से फिर लंग्स तक। आई तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ पर? ट्रांसपोर्ट किस चीज का हो रहा है? ट्रांसपोर्ट गैस का। गैस कौन सी? O2 और CO2। तो O2 और CO2 हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये O2 CO2 नहीं होंगे तो हमारी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमारे ऑर्गन जो है वो फेल हो जाएंगे, हमारे ऑर्गन ढंग से काम नहीं करेंगे। तो O2 CO2 का आना जाना हमारी बॉडी के अंदर लगा रहता है। ठीक है? इसके अलावा ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, हार्मोन्स। अब आप बॉडी में जितना भी अपना फूड दिन भर में कंज्यूम करते हैं, उन सबसे आपको मिलने वाला क्या है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड किस में भाग लेते हैं? प्रोटीन बनाने में। लिपिड्स भी हमें ज़रूरत है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल कैसे होंगी हमारी हड्डियाँ वगैरह, हमारे मसल वगैरह, है ना। और इसके अलावा ग्लूकोज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं होगा तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। हार्मोन हमारी सारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो और इसके साथ साथ में जो भी मेटाबॉलिक एक्स्ट्रा में जो प्रोडक्ट बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, वो सब भी ब्लड के थ्रू किडनी में ले जाए जाते हैं। वहाँ किडनी में वापस ब्लड को फिल्टर किया जाता है, वापस फिर वो हमारे बॉडी के अंदर पुनः आता है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट वाले फंक्शन के अंदर जितना भी एक्टिविटी भाग लेता है, वो कौन लेता है? ब्लड ही लेता है। इसलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। अब हम बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन की, मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, या फिर कोई भी मेंटेन बॉडी फ्लूइड या कोई इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली आयंस होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया। ये प्लस माइनस के अगर आयन नहीं होंगे ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, वो एक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। तो ये तंत्रिका तंत्र एक्टिव किससे होती है? बेसिकली तंत्रिका तंत्र तो हमने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें क्या होते हैं? जैसे Na होता है, क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, इन सब पे आयंस होते हैं। ये आयंस क्या करते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारी बॉडी के अंदर जब तक सेट नहीं रहेंगे, इनकी मात्रा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगी, तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा। तो ये आयंस को भी क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। कौन? ब्लड। प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन इसको क्यों बोला है? क्योंकि हमारी सबकी जो इम्यूनिटी है वो भी किस पे डिपेंड कर रही है? ब्लड पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है? WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि प्रतिरक्षा जो होती है हमारी, और साथ में इसके साथ एंटीबॉडी। तो WBC और एंटीबॉडी दोनों मिलकर किसका पार्टिसिपेट करती है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब आपके शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, या कोई भी बाहर का कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपकी बॉडी में प्रवेश करता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट बीमारी लग जाती है। नहीं, आपको बीमारी जब लगती है जब आपकी इम्यूनिटी पहले उससे लड़ती है। इम्यूनिटी लड़ने में भाग कौन ले रहा है? बेसिकली एंटीबॉडी ले रही है, WBC ले रही है। ये दोनों जब लड़ लड़ा के आपकी बॉडी को जहाँ तक हो सकता है प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब इन
बैक्टीरिया वायरस की संख्या आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ही अगर हो जाती है ना, तो सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी को टेम्परेचर को हिलाएंगे और देन फिर उसके बाद आपको सिम्टम्स आएंगे और देन फिर आपको सिम्टम्स के साथ आपको पता चलेगा कि आपको कोई मेजर इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी अब हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, तभी हम ठीक हो पाएंगे। इसके अलावा ब्लड क्लोटिंग में, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी के आपके चोट लग गई या कुछ भी हो गया, तो जब चोट लग जाती है तो बेसिकली वहाँ पे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। लेकिन ब्लीडिंग अगर मान लीजिए ब्लड वहाँ पे नहीं होगा, ब्लड में थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होगी, तो क्या होगा, आपकी ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं जो कि बेसिकली ब्लड को लॉस करने से बचाती हैं। अगर लॉस हो भी जाता है तो वहाँ पे हैंड टू हैंड वो थ्रोम्बोसाइट्स बनने का काम चालू हो जाता है, क्योंकि वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है ऑल टाइम। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो ब्लड है, जो ब्लीडिंग हो रही है, वो रुक जाएगी और क्या हो जाएगा, ब्लड आपका क्लोट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो आगे है इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप घर पे कोई एक रेसिपी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो अगर हमें कहूँ कि आपने अगर ये सब्जी बनाई है तो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे वो आपको मालूम होंगे कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ें डाली है, 1 2 3 4 5। तो अगर हम ऐसी तरह से अगर हमारे टॉपिक को अगर हम समझें कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है, यानी कि ब्लड जो होता है वो किससे मिलके बना होता है। ब्लड तो ब्लड होता है, लेकिन हमें ये पता है कि ब्लड कोई सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट तो नहीं है। ये ब्लड कैसा है, हमारा लिक्विड कॉन्स्टिट्यूट है, यानी पानी जैसा होता है, लेकिन वो बिल्कुल पानी भी नहीं होता है। इसके अंदर छोटी छोटी सेल्स भी पाई जाती हैं। तो फिर वो आखिर बना किसका होता है, तो ये वाली चीज़ आपको पता चलेगी कंपोजिशन ऑफ ब्लड में। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लिखा हुआ है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए 2 मेन पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट, तो एक तो होता है इसमें प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी 45%। तो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है यानी कि लिक्विड वाला पार्ट, और फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट मतलब कि सेल हो गया या कोई भी ऐसी अदर थिंग्स हो गई। तो फॉर्म्ड एलिमेंट थोड़े से सॉलिड में आप मान सकते हो, लेकिन प्लाज्मा वाला पार्ट तो लिक्विड में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या होता है ये हम आपको भी आगे बताएंगे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट है, 45%, और प्लाज्मा कितना है, 55%। ये आपको ध्यान रखना है। तो रेड ब्लड सेल, WBC सेल और प्लेटलेट्स, कहने का मतलब है कि यहाँ पे सबकी मात्रा दे देंगे। तो यहाँ पर जो प्लेटलेट होती है 55% होती है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लिक्विड वाला पार्ट है इसको हमने क्या बोला है, प्लाज्मा यानी लिक्विड। बाकी जो पार्ट है सारे वो क्या है, एलिमेंट है। तो ये RBC, WBC और प्लेटलेट किस में आती है, बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट में। तो यानी 45% तो टोटल कौन घेर के बैठा है ब्लड के अंदर, फॉर्म्ड एलिमेंट, और 55% कौन घेर के बैठा है, इसका जो लिक्विड पार्ट है बोले प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समझें, क्योंकि ये ब्लड का टॉपिक है। अगर आपको ब्लड समझ में आता है तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी आपके पैरामेडिकल में टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पहले आप ब्लड को समझिए। तो देखिए, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर मैं बात करूं तो कंपोजिशन ब्लड कितने टाइप के हैं, यहाँ पर 3 टाइप के हैं। एक तो है प्लाज्मा, एक है वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, और एक होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये जो रेड ब्लड सेल है यहाँ पर, ये जैसे जिस तरह से आपको यहाँ पे गोल गोल दिख रही है ना, ये रेड ब्लड सेल, ये गोल गोल रेड ब्लड सेल है। ये सारी क्या है, प्लाज्मा है। स्टार की जैसे जो बनी हुई है वो क्या है, सारी प्लेटलेट्स हैं। और बाकी ऊपर जो दे रखा है मैंने प्लाज्मा। क्या होता है कि जब मान लीजिए आपने किसी वायल के अंदर एक ट्यूब के अंदर आपने ब्लड लिया, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, तो ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप क्या देखेंगे, तो ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद देखेंगे कि ब्लड के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है, जैसे WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, क्योंकि वो सेल है ना, तो सेल क्या करेंगी, बॉटम में नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें वाइट ब्लड सेल की या प्लेटलेट्स की, तो ये इसका थोड़ा सा यहाँ पे हमने दिखा रखा है। देखो यहाँ पे ये क्या जा रहा है, ये नीचे वाला पार्ट जा रहा है, यानी ये जरा से जो लाइन दिख रही है ना आपको पिंक पिंक जैसी, तो ये किसका पार्ट है आपका, इसका है बफीकॉइड बोलते हैं वैसे इसको। और सबसे ऊपर वाला पार्ट है आपका प्लाज्मा, यानी सीरम प्लाज्मा जो भी है। अब व्हाइट ब्लड सेल जो होती हैं वो भी खुद 5 टाइप की होती है, वो आपको आगे बताएंगे। और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको कंपोजिशन में ये ध्यान रखना है कि प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल किसका पार्ट है, फॉर्म्ड एलिमेंट का। और ऊपर किसका पार्ट है, प्लाज्मा का। अभी हमने बताया था ना यहाँ पे कि ये फॉर्म्ड एलिमेंट तो होते हैं 45% और प्लाज्मा होता है 55%। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड,
अब हम पढ़ेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा में कौन कौन आता है बेसिकली? प्लाज्मा में आता है यानी लिक्विड पार्ट में वाटर भी आता है, प्रोटीन भी आता है, न्यूट्रिएंट भी आता है, हार्मोन भी आता है, इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबोलाइट, यानी कि ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है ये कितना परसेंट है हमारे ब्लड में? 55% टोटल ब्लड, यानी मान लीजिए आपका ब्लड हमारे लैब में आया है 2 लीटर, 2 लीटर आया है, 1 लीटर आया है या फिर हाफ लीटर आया है, तो उसमें से जो भी 55% जो भी होगा वो क्या होगा? प्लाज्मा होगा। 1% होगा बफिकोइड, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लाज्मा और इरिथ्रोसाइट के बीच की जो लेयर है, यानी बीच की जो ये लेयर है ना ये वाली, इस ये क्या है? बफिकोइड है। तो बफिकोइड कितना होता है? और टोटल ब्लड यानी टोटल ब्लड का। और नीचे वाली जो रेड कलर की दिख रही है वो क्या है? बेसिकली आरबीसी। तो ये आरबीसी जो होती है वो नीचे की साइड में बैठ जाती है, वो 44% होती है और ये रेड ब्लड सेल के नाम से जानी जाती है। इसी को मैंने यहाँ पे बड़ा डायग्राम में दिखा रखा है, आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं इस डायग्राम को। एक मिनट। तो प्लाज्मा, बफिकोइट और हिमेटोक्रिट। तो देखिए यहाँ पे हिमेटोक्रिट हमने किसको बोला गया है? हिमेटोक्रिट जब हम आपको अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एससीटी या फिर बोल सकते हैं आरबीसी। ठीक है। अब जो आरबीसी है, हिमेटोक्रिट है ना, तो ये सब क्या होती है? ये सब रेड कलर की होती है। हिमेटोक्रिट को हम पीसीवी के नाम से भी जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ जितने ज़्यादा नाम बोलूँगी अब उतने आप कंफ्यूज होते जाएंगे, क्योंकि ब्लड का ये बेसिक टॉपिक है। तो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें समझनी है कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो आरबीसी का कहलाता है, बीच वाला पार्ट जो होता है वो बफिकोट का कहलाता है, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो सीरम का कहलाता है या प्लाज्मा का कहलाता है। ठीक है। तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। अब प्लाज्मा क्या है? ब्लड का भी पार्ट है, कौन सा? लिक्विड वाला, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई जूस का कलर हो गया, कैसा भी हो गया, जब स्ट्रॉ करते हैं ना, जैसे उसको पीते हैं स्ट्रॉ करके, वैसा कलर। मेकअप ऑफ 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ये कितने परसेंट का बना हुआ है? 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम का बना है। कंटेन 92% वाटर, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट है? वाटर। एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम, यानी कि अगर एक ब्लड दूसरे ब्लड से दूसरे ऑर्गन तक जा रहा है तो वो बहता हुआ जाएगा। अगर वो बहता हुआ जाएगा तो वो कब होगा? जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा रोल है हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करने का, इसलिए इसको कैसा माना गया है? लिक्विड पार्ट के अंदर रखा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो प्लाज्मा कंपोनेंट्स जैसे कि वाटर है, सॉल्वेंट फॉर ऑल ब्लड सब्सटेंस, हेल्प रेगुलेट टेम्परेचर। तो प्लाज्मा कंपोनेंट्स में हम देखेंगे कि जो वाटर होता है ना, वाटर क्या है? एक प्रकार का सॉल्वेंट है। जितनी भी कुछ भी चीज़ें होती है तो हम वाटर में घोलने की कोशिश करते हैं, तो पानी, तो ब्लड जो है वाटर में आराम से घुल जाता है। तो सॉल्वेंट फॉर ऑल ब्लड सब्सटेंस हेल्प रेगुलेट टेम्परेचर। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि प्लाज्मा कंपोनेंट्स के अंदर एक तो वाटर प्रेजेंट होता है, एक प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अदर सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन मतलब कि एल्बुमिन मेंटेन एस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि प्लाज्मा के जो प्रोटीन होंगे कौन कौन से हैं? एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, मेंटेन एस्मोटिक प्रेशर और इम्यूनिटी। एस्मोटिक प्रेशर, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं? जिधर उनकी सांद्रता ज़्यादा होती है और जिधर कम होती है तो वो उधर की तरफ माइग्रेट करना चालू कर देते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक है। ग्लोबुलिन, अब जो ग्लोबुलिन वाला जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, एल्बुमिन भी प्रोटीन है और ग्लोबुलिन भी प्रोटीन है। तो जो ग्लोबुलिन है वो कहाँ पार्टिसिपेट करेगा? इम्यूनिटी बनाने में, क्योंकि ये एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है। एंटीबॉडीज कैसे होती हैं? इस तरह से एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत सारी एंटीबॉडी होती है। तो ये जो प्लाज्मा है ना उसके अंदर जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है उसका बहुत बड़ा रोल है वैसे देखा जाए तो। और एक मिनट। तो
एल्बुमिन क्या करता है, आपके ऑस्मेटिक प्रेशर और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ग्लोबुलिन जो होता है वो एंटीबॉडीज़ की बनी होती है, यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन की, इसलिए हम एंटीबॉडी का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। और फिब्रिनोजन क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जबकि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी फिब्रिनोजन, जब भी कोई क्लॉटिंग वाला मैटर होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे फिब्रिनोजन किस में टूट जाता है, फिब्रिन में। किस में टूटता है, फिब्रिन में। तो ये कैसा कहलाता है, क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये प्लाज्मा का पार्ट है जो कि स्ट्रॉ कलर का होता है। वाटर तो उसके अंदर प्रेजेंट होता ही होता है, जो कि उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो फिर अदर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन हो गए, एंजाइम हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, इलेक्ट्रोलाइट हो गए। ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं ऑल टाइम। जो भी जिनका फंक्शन है वो उसको इस तरह से अपना काम को पूरा करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के लिए। तो देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है, अभी में हम बताते हैं आपको कि फॉर्म एलिमेंट का मतलब क्या होता है। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि जो है इसका लिक्विड पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कंपोनेंट्स। तो दूसरा पार्ट क्या है इसका, फॉर्म्ड एलिमेंट। अब जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट है ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट है, तो देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ ब्लड, यानी प्लाज्मा कितना पार्ट था, 55, क्योंकि टोटल मिला के 100 होना चाहिए। ये कितना है, 45। प्रोड्यूस इन बोन मेरो, इंक्लूड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब यहाँ पे बोन मेरो का क्या रोल है अभी देखते हैं। तो देखिए बोन मेरो का यहाँ पे ये रोल है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, चाहे आरबीसी हो, चाहे आरबीसी हो, या फिर चाहे आपके प्लेटलेट हो, या फिर क्या हो, और ये सारे आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी हो, ये सब बनती कहाँ पर है, ये सब बनती है बेसिकली बोन मेरो में। और बोन मेरो से बन के ही आपके आती है ब्लड स्ट्रीम में। तो बोन मेरो का तो अपने आप ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये सारी सेल, इन सारे सेलों का निर्माण कहाँ हो रहा है, इन सब का निर्माण हो रहा है आपके इसमें, आपके बोन मेरो के अंदर। तो बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा जिसको हम बोलते हैं, हम डिटेल में बोन मेरो को नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पर, लेकिन बोन मेरो फैक्ट्री ऑफ ब्लड सेल्स होती हैं जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को बनाती हैं। फिर ये ब्लड स्ट्रीम में आती हैं और देन फिर वहाँ पे ये अपना काम को पूरा करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ब्लड के कंपोजिशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एज ए फ्लो चार्ट में। तो एक तो है प्लाज्मा और एक है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा में देखेंगे आप वाटर, प्रोटीन और अदर सॉल्यूट्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। अब व्हाइट ब्लड सेल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो बेसिकली ये पूरा चार्ट है आपके इसका ब्लड का, कि ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक एक सेल को समझेंगे कि कौन सी लिम्फोसाइट होती है, कौन सी मोनोसाइट्स होती हैं, कौन से क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, इओसिनोफिल क्या होते हैं और बेसोफिल क्या होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि रेड ब्लड सेल आप देख रहे हैं, जैसे बायोकॉन्केव डिस्क की जो बनी हुई है रेड ब्लड सेल, वो इस तरह की दिखाई देती है। प्लेटलेट जो होती हैं वो देखिए आप कैसे दिखाई देती है, यानी कि ना तो ये सेल है, ना ये डिस्क है, ना ये ओवल है, ना ये रोवल है, ये अलग ही इसका इरेगुलर शेप है किसका, प्लेटलेट्स का। अब व्हाइट ब्लड सेल की बात करते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल में ऊपर जो हमने नाम देखे थे, मोनोसाइट। मोनोसाइट में केंद्र कैसा है, देखिए किडनी शेप जैसा है। लिम्फोसाइट में कैसा है कि यानी ये ऐसा है, यानी कि इसमें जो अंधकार जो है मोनोसाइट। अब यहाँ पे जो लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट में क्या दिखा रहा है आपको, जिसका न्यूक्लियस है वो पूरा घेरा हुआ है, अंडाकार है। जबकि मोनोसाइट के अंदर कैसा है, सेम के बीच के जैसा है। न्यूट्रोफिल की बात करें तो 1 2 3 यानी कि 3 पार्ट है, यानी कि पॉलीमॉर्फ है। पॉलीमॉर्फ भी बोलते हैं न्यूट्रोफिल को, क्योंकि इसके अंदर जो मॉर्फोलॉजी है वो बेसिस करती है डिवाइडेशन ऑफ जो भी आपके न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस है, 1 2 3, और जबकि यहाँ पे देखिए और यहाँ पे एक ही है। इओसिनोफिल की बात करें तो इओसिनोफिल में कितने हैं, बाइलोब है, एक पतली सी धागे जैसी संरचना से ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन ये कहलाते क्या है, इओसिनोफिल। इनका क्या फंक्शन होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और एक होती है फाइनली बेसोफिल। लेकिन जो बेसोफिल होती है ना, अब आप देख रहे हो यहाँ पे मोटा मोटा, अगर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा हो डायग्राम में, तो बेसोफिल है, ग्रेनुलोसाइट है, बेसोफिल एक ग्रेनुलोसाइट है। क्यों ग्रेनुलोसाइट है, क्योंकि इसके अंदर क्या दिख रहे हैं आपको, छोटे 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 ग्रेन्यूल्स है। इओसिनोफिल क्या है, ग्रेनुलोसाइट है, ये भी ग्रेनुलोसाइट है क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल हैं। और ये वाले भी ग्रेनुलोसाइट है क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, ग्रेन्यूल्स है। जबकि आप देख रहे हैं कि मोनोसाइट में तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, और दूसरा ना ये चीज लिम्फोसाइट के अंदर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो ये हो गई सारी आपकी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये सब क्या है? व्हाइट ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल हो गई और प्लेटलेट्स हो गई। आप डायग्राम यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे नीचे मैंने एक बना रखा है ब्लड स्मीयर। देखिए यहाँ पे हमने क्या ली, एक स्लाइड ली, फिर ड्रॉप से हमने यहाँ पे ब्लड की बूंद डाली, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे इसको फैलाया। एक हमने यहाँ पे ये दूसरी स्लाइड लिए, एक मिनट, यहाँ हमने क्या करा, दूसरी स्लाइड लिए। ये जब दूसरी स्लाइड इसके ऊपर चलती है ना इस तरह से, तो यहाँ पे पूरा से कैसा शेप बन जाता है, कैसा शेप बन जाता है, स्मीयर का ऐसा शेप बन जाता है। एक स्लाइड को हम दूसरे स्लाइड के ऊपर खींचेंगे ब्लड की ड्रॉप को, तो क्या होगा, बेसिकली आपका एक शेप बन जाएगा। ठीक है, कैसा बन जाएगा शेप, ये देखिए यहाँ पे ये स्मीयर बन गया है। यहाँ पर ये देखिए ये फैली हुई स्मीयर है, यहाँ पे ब्लड फैल गया है। लेकिन जब हम इसको स्टेन करके देखते हैं तो आपको इसमें यहाँ पे सारी ये सेल्स दिखेंगी। कोई आरबीसी दिखेंगी, कहीं डब्ल्यूबीसी दिखेंगी, कहीं के पे क्या दिखेंगी। तो ठीक है, अभी आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि आपको इसमें बेसिकली ध्यान क्या रखना है। इस डायग्राम में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं सेल्स के, डब्ल्यूबीसी के, चाहे फिर वो बेसोफिल हो, इओसिनोफिल हो, न्यूट्रोफिल हो, लिम्फोसाइट हो, मोनोसाइट हो, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं या कॉमन मान लीजिए सेल है ब्लड की, जिसका आपको केंद्रक। अब मैं इओसिनोफिल और अगर मैं बेसोफिल में आपको डिफरेंस समझाऊं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि इओसिनोफिल और जो बेसोफिल है दोनों में क्या है, बाइलोब है। लेकिन आप देख रहे हैं इओसिनोफिल में दोनों ही जो बाइलोब है 1 और 2, ये दोनों सेम सेम उसके हैं, मतलब साइज में है, एक्यूरेट साइज में। जबकि बेसोफिल में देख रहे हैं कि एक तो छोटा लग रहा है और एक बड़ा लग रहा है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रोफिल की बात करें तो 1, 2 और 3 इसमें 3 न्यूट्रोफिल है, 3 केंद्रक है, 3 इसके लोब है। 3 लोब से मिलकर इसको हमने इस दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फ। क्योंकि इसमें इसमें कभी 3 लोब मिलेंगे, कभी 4 लोब मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। आरबीसी सेल, अब हम यहाँ पे एक एक सेल को डिस्कस करेंगे। तो आरबीसी क्या होती है, इरेथ्रोसाइट। आरबीसी इंट्रोडक्शन मतलब कि बायोकॉन्केव डिस्क। अब बायोकॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल होती है, यानी कि इस तरह की होंगी। एक मिनट बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरह की बायोकॉन्केव शेप होती है। हमको दिखने में तो कैसी दिखती है, ऐसे दिखती है आरबीसी, लेकिन रियल में जो उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, बायोकॉन्केव होता है। ठीक है, डायमीटर कितना होता है इसका, 7 to 8 mm। लाइफ स्पैन यानी बोन मेरो से बनके जब आपके ब्लड स्ट्रीम में आती है तो ये 120 दिन तक तो जीवित रहती है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, डेब्रिस के फॉर्म में डिस्कार्ड होने लग जाती है, फिर नहीं बनती जाती है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी में केवल एक ही ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो वो कौन है, आरबीसी। और कंटेन हीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एचबी। आरबीसी फंक्शन ऑफ आरबीसी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिंक्स टू बैक टू लंग्स, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। यानी 2 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आरबीसी का काम है एसिड बेस बैलेंस को मैच करना, है ना, उसके पीएच को मेंटेन करना। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर टिश्यू तक ले जाती है, और साथ में लास्ट में आते टाइम, लौटते टाइम क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आती है ताकि वो लंग्स के अंदर हमारे जाए और प्यूरिफाई हो सके। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इसमें नॉर्मल आरबीसी काउंट की। तो नॉर्मल आरबीसी काउंट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, नॉर्मल आरबीसी काउंट के लिए हमें इसका देखना पड़ेगा डायग्राम। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं नॉर्मल आरबीसी काउंट। देखिए हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल स्ट्रक्चर है, बायोकॉन्केव दिख रही है हीमोग्लोबिन मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या दिख रहा है, हीम ग्रुप। अब ये हीम ग्रुप क्या होता है, तो देखिए हीम ग्रुप का मतलब ये होता है कि ये जो आपकी पूरी आरबीसी है उसके अंदर पड़ा हुआ है एचबी। ऐसा नहीं है कि ना एचबी बाहर बाहर है, नहीं, आरबीसी के अंदर की साइड में है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अटैच करा हुआ है इसने। आयरन कंटेंट भी इसमें प्रेजेंट होता है और रेड ब्लड सेल भी इसमें प्रेजेंट होता है। देखिए ये आयरन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। एक मिनट, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये आयरन है, ये रेड ब्लड सेल है, और यहाँ पे ये हीम ग्रुप है। ठीक है, एडल्ट में क्या होना चाहिए, 4.5 से 6.0 मिलियन म्यूएल। एडल्ट फीमेल में 4.0 से 5 मिलियन फीमेल। डिक्रीज काउंट, अगर इन आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाएगा तो आपको क्या सी बीमारी हो जाएगी, एनीमिया। क्योंकि आरबीसी कम होना यानी हीमोग्लोबिन कम होना, और हीमोग्लोबिन कम होना मतलब एनीमिया होना। इंक्रीज काउंट हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। यानी पॉलीसाइथीमिया मतलब जब आरबीसी अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन खत्म हो जाता है आरबीसी वाला। आगे पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी में।
तो डब्ल्यूबीसी में बेसिकली क्या, इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, कहीं पे भी आपके अगर वर्ड आ रहा है बुक्स में या कहीं पे भी ल्यूकोसाइटोसिस या नोट्स में कहीं पे भी, तो आपको ल्यूकोस का मतलब समझना है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो वाइट ब्लड सेल में WBC इंट्रोडक्शन। तो कलरलेस होती है, न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, डिफेंस सेल ऑफ द बॉडी, नॉर्मल काउंट 4000 से 11000। जब भी आप कभी अपनी CBC की रिपोर्ट देखेंगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा कि हम हर किसी रिपोर्ट को पढ़ते टाइम हमारे जो रिजल्ट आते हैं साथ में उसकी रेंज भी देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो रेंज से बाहर है कि अंदर है। तो देखिए आपका जो रेंज होती है WBC की आपकी रिपोर्ट के अंदर कितनी होती है, 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर में। कैन मूव टू ब्लड वेसल्स एंड डिपेंडेंसेस। ठीक है, तो अभी मैं आपको आपके आगे पूरा समझाऊंगी इसमें WBC के पार्ट। तो टाइप्स ऑफ WBC कौन कौन सी हैं, दो टाइप की होती हैं, एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये तो है बेसिकली ग्रेनुलोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट कैसी दिखती है हमको, एग्रेनुलोसाइट है। यानी पॉलीमॉर्फ के अंदर ही, WBC के अंदर ही आपको ये सारी सेल्स दिखाई देगी। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल को फिर हमने यहाँ पे डायग्राम से यहाँ पे बता रखा है पूरा। जिसने पहले नहीं उतारा है तो उसको आप ढंग से यहाँ पर देख ले में, इनके लोब्स देख लें, इनके कितने केंद्रक हैं और ये किस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल में देखिए मैंने फिर एक और डायग्राम यहाँ पे लगा रखा है कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को अलग डिवाइड कर दिया है। ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, ए मतलब एब्सेंट और ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेनुल। तो यहाँ पर कोई भी, अगर हम यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी ग्रेनुल्स नहीं है, ना इसमें है और ना इसमें है। तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट कैसी सेल हो गई, एग्रेनुलोसाइट। जबकि आप ये देख रहे हो यहाँ पे मास्ट सेल है, बेसोफिल है, इओसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है। यहाँ सबके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसमें फंक्शन ऑफ डिफरेंट WBC। तो न्यूट्रोफिल का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया के प्रति लड़ने का। इओसिनोफिल कब बढ़ती है हमारी बॉडी में, जब हमें कोई एलर्जी या कोई पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। बेसोफिल भी एलर्जिक रिएक्शन, जैसे पैरासाइट, कोई फंगस इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को। लिम्फोसाइट मतलब इम्यूनिटी, यानी B एंड T सेल। ये B एंड T सेल आपका मैं अलग से लेक्चर लूंगी तब आपको समझाऊंगी कि इम्यूनिटी में B और T सेल क्या होती है। बेसिकली मैं अगर शॉर्ट में अगर आपको डिफाइन करूँ तो B और T सेल दोनों पार्टिसिपेट करती है आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस कोई घुस गया है तो उसके प्रति इसको लड़ने का। मोनोसाइट जो होती है वो क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, सेल डेब्रिस को या क्लियर करने का काम करती है, क्लिंजिंग का काम करती है आपकी बॉडी के अंदर। या कोई फॉरेन बड़ा पार्टिकल आ रहा है, इंगल्फ आ रहा है, उसको इंगल्फ करने का काम करती है। फिर आते हैं हम प्लेटलेट्स, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर ही चल रहा है इसका थर्ड पार्ट। तो प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइटोसिस, और सॉरी थ्रोम्बोसाइट, हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। किसको, प्लेटलेट को। इधर हमने जब डायग्राम में दिखाया था आपको ऊपर की प्लेटलेट का डायग्राम कैसा होता है, आप देखना ऊपर जाके। प्लेटलेट इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है कि स्मॉल नॉन लिक्विडेटेड फ्रेगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट से, इस लाइफ स्पान 7 से 10, सबसे छोटा लाइफ स्पान होता है इसका 7 से 10 में, यानी प्लेटलेट्स का। बनती है, नष्ट होती जाती, बनती नष्ट होती जाती है। नॉर्मल काउंट कितना होगा इसमें, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। प्लेटलेट हमारी कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स का क्या है कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है, और रिपेयर डैमेज ब्लड वेसल। यानी 3 काम किसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का जो भी हमारे कहीं लग जाती है तो क्या बनाता है, क्लॉट। क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ब्लीड अगर आपके लग भी गई है गलती से तो वो खून बहता नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे क्लॉट बन जाना चाहिए। क्लॉट किस में नहीं बनता है, जिन पेशेंटों का खून या तो बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है, उन लोगों का खून ब्लीडिंग नहीं, या फिर उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, जिनका PTINR टेस्ट क्या होता है हमेशा जब वो डिस्टर्ब हुआ आता है तो उससे भी पता चल जाता है। और प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि हमारी ब्लीडिंग से बचाता है। ऐसा नहीं है कि अगर लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है तो खून बह जा रहा है। आपकी बॉडी बहुत समझदार है, उसके अंदर एक सिस्टम है जिसके अंदर प्लेटलेट दी गई हैं। वो प्लेटलेट क्या करती है, बाकायदा आपके खून को रोकने का कार्य करती है। ठीक है, अब ये देखिए प्लेटलेट का डायग्राम देखें अगर हम, तो यहाँ देखिए प्लेटलेट, ग्लाइकोजन, मायोसिन, लाइसोसोम, एक्टिन, ओपन सेल, ये मतलब पूरा डायग्राम दे रखा है कि इसमें डेंस बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ग्रेन्यूल्स भी है, माइक्रोट्यूबल्स भी है। अब यहाँ पर ये डायग्राम इतना बड़ा दिख रहा है जबकि इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत छोटा सा प्लेटलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, पॉलीमॉर्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने यहाँ बता रखा है कि जो स्टार कलर के दिख रहे हैं आपको वो सारी क्या है, प्लेटलेट है। गोल गोल रेड कलर की क्या है यहाँ पर, ये RBC है।
ये आरबीसी हो गई, ये वाइट वाइट कलर की जो दिख रही है ये सब क्या है आपकी, ये सब क्या है, प्लेटलेट है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लंबे लंबे से आपको येलो कलर के दिख रहे हैं ये सब क्या है, फिब्रिन टाइप के जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं जो फिब्रिनोजन से टूट के बनते हैं वो क्या होते हैं, फिब्रिन। तो ये प्लेटलेट के अंदर का मतलब ऐसे हम मैंने बताया कि कोई ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर कैसे हमें ब्लड शो कर सकते हैं, ब्लड को कैसे पहचान सकते हैं, ब्लड की सेल के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट का बना है। शॉर्ट में समरी की बात करूं, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस आरबीसी कैरी ऑक्सीजन, यानी कि प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस आरबीसी कैरी ऑक्सीजन, यानी कि प्लाज्मा का काम किया है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, ग्लूकोज का, आयंस का, वाइटामिन का, सबका। आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना है ना, ट्रांसफर करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्रोटेक्ट, यानी कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया है तो वो आपसे उसको सुरक्षित करेगा। एंड प्लेटलेट हेल्पिंग क्लोटिंग, और प्लेटलेट्स क्या काम करेगा, आपके ब्लड को जमाने का काम करेगा, अगर आपकी कहीं लग गई है ब्लीडिंग को रोकने का काम करेगा। एसेंशियल फॉर सर्वाइवल हेमेटोस्टेटिस, यानी कि सारी जो प्रक्रिया है वो किसके थ्रू होती है, हेमेटोस्टेटिस की तरह होती है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स। तो आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को पसंद करते रहिए, आपको हर टॉपिक पे वीडियो यहाँ पे मिलेगा। आप अगर आपने इस चैनल पे जाके अगर ये कहीं भी टॉपिक को अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ने के बाद वहाँ पर आप कुछ भी कमेंट कीजिए, लेकिन कीजिए ताकि मुझे लगे कि आपने ये वीडियो देखा है, आपने पढ़ा है, या फिर आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।